आप लोगों का एसएन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करती है। चलते हैं बच्चों, आज हम लोग संस्कृत के 7वें लेक्चर के बाद 8वें लेक्चर के लेकर के आप लोगों के बीच मैं उपस्थित हूँ। जैसे कि आप लोग को मैं बताया था कि 7वें लेक्चर के बाद आपका जो शब्द का संसार था वो पूरा शब्दों के संसार में जो आपने वर्ण के विचार को पढ़े थे, वर्ण को पढ़े थे, वर्ण के बाद हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हुए हैं संधि को। संधि जैसे कि आप जानते हैं कि संधि का एक बहुत पहले से भी, जैसे क्लास 7 में भी पढ़े होंगे, 6 में भी पढ़े होंगे संधि, जिसमें कि ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में भी पढ़े होंगे। और आज हम लोग हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर दोनों में ये काम आने वाले हैं संधि को। तो संधि को एक नए सिरे के साथ और अच्छे सिरे के साथ, जो कि आपको समझ में आना चाहिए, इन ढेर सारी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। तो चलते हैं, बिना देर किए हुए संधि को समझने का प्रयास करते हैं। आज एक ही वीडियो में मैं संधि के मैक्सिमम सारे कॉन्सेप्ट को सरल करने का प्रयास और समझाने का भी प्रयास मैं करूँगा। तो चलते हैं बच्चों, बिना लेट किए हुए संधि को समझते हैं। देखिए, ये 8वां लेक्चर है हम लोग का। 8वां लेक्चर में हम लोग का है क्या कहने का, यहाँ एक स्टार्ट हुआ है संधि। ध्यान देना है, ये संधि हम लोग का स्टार्ट हुआ है। संधि को समझना होगा। संधि जब तक कि आप नहीं समझिएगा तो समास को भी विग्रह नहीं कर पाइएगा। और इसमें आप उपसर्ग, प्रत्यय, इसके बाद आप लोग को सिखाया जाएगा, उसको भी आप अच्छे ढंग से समझ पाइएगा। शब्द को तोड़ना और जोड़ना यही है। विश्लेषण में आपको समास में बताएंगे और प्रत्यय और उपसर्ग लगता कैसे है ये भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ हम लोग का जो संधि स्टार्ट होता है, देखिए संधि का जो अर्थ होता है वह मेल होता है। संधि का जो अर्थ होता है वह मेल होता है। मेल कहिए या तो फिर संयोग, संयोग कहिए, या क्या कहिए, संयोग अर्थात योग कहिए, योग कहिए, या भी जोड़ कहिए। चलिए, अब इसी में आता है कि संधि कहेंगे किसे, संधि किसे कहते हैं। बात आता है कि संधि किसे कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों में ऐसा सारा वीवीआई पॉइंट होता है जो कि बच्चे को समझना सबसे बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले बात हम लोग को आता है कि संधि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो संधि में संधि ही क्या चीज़ है, संधि किसे कहेंगे, डिफाइंड। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि संधि का अर्थ हो रहा है जोड़, योग, ये सारी चीज़ों को हम लोग जान रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि संधि कहेंगे किसे। आपको एग्जाम में भी दे देता है कि संधि किसे कहते हैं। ठीक है, संधि और समास में अंतर बताइए। इस तरह के कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो संधि किसे कहते हैं मैं इनको बताना चाहता हूँ। संधि देखिए क्या है कि संधि दो अत्यंत, देखिए कहने का अर्थ यहाँ पर यह है दो अत्यंत। अत्यंत का मतलब हुआ क्या, अति से अति आवश्यक, अत्यंत। ठीक है, दो अत्यंत संयोगी, दो ऐसे वर्ण होंगे जो कि दोनों ही अत्यंत, जो कि अति, संयोगी मतलब योग होगा, और वर्ण होंगे, दो ऐसे सारे शब्द होंगे, शब्दों के अत्यंत ऐसे छोटे, अत्यंत मतलब तो आपका यहाँ शब्द देखिए, दो शब्द में जो अंत अर्थात कहने का मतलब यहाँ ये समझिए कि अत्यंत कहा जो गया है, अत्यंत, दो अत्यंत संयोगी, अर्थात वैसे सारे शब्दों का जब आप संधि करेंगे और संधि को विच्छेद करेंगे, मतलब शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे, तो उसमें दो पद जो होंगे, दोनों पद में पहला पद वाला का जो अंतिम पद है, अंतिम पद में जो वर्ण आते हैं, देखिए कहने का मतलब यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए विद्या, अजोर, आलय, तो यह एक प्रथम पद है और इसको हम दूसरा पद कहते हैं। तो प्रथम पद का संयोगी अर्थात जो योग मिल करके बनेगा, यह वर्ण अर्थात इनमें वर्ण का योग होगा, इनमें वर्ण का योग होगा, वर्णों के मेल, मेल मतलब योग, जो कि विकार उत्पन्न होगा, अर्थात इन्हें जोड़ने के बाद जो बनेगा यह विकार संधि कहलाती है। क्या कहलाती है, ये संधि कहलाती है। तो देखिए कहने का अर्थ यहाँ पर देखिए वर्ण, वर्ण इसमें कौन है भाई, तो आपको बताए थे वर्ण दो है, स्वर्ण वर्ण है और एक व्यंजन वर्ण है। तो स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्णों में से आपका यहाँ जो दो वर्ण जुटेंगे वह कौन कौन है। तो यहाँ पर देखिए आ लगा हुआ है, विद्या, विद्या, अजोर, आलय लगा हुआ है। तो आलय जो लगा है तो यहाँ आपका क्या लगा हुआ है, देखिए तो यहाँ पर भी आ लगा हुआ था और यहाँ पर भी आ लगा हुआ था। तो ये अत्यंत छोटा, इसका बड़ा का ये छोटा,
अत्यंत, अति आवश्यक, ये जरूर, जरूर ही दो वर्णों का योग है, जरूर ही दो वर्णों का योग है। आ जोड़ आ बराबर आ मिला। देखिए कहता है वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, विद्यालय है, नहीं, जैसे रमेश है तो रमा अजोर ईस है, रामा एक प्रथम पद है और प्रथम पद है और ये दूसरा पद है। तो प्रथम में भी आ लगा और यहाँ पर दीर्घ ई लगा है, तो आ जोर दीर्घ ई बराबर ए होता है। तो यहाँ क्या हो गया, आ जोर दीर्घ ई बराबर ए, अर्थात यहाँ देखिए रमेश हो गया, क्या हो गया, रमेश। अब आता है कि संधि के कितने भेद हैं, संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के भेद जो हैं वो 3 हैं। संधि के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं, संधि के 3 भेद हैं। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कितने संधि, संधि के 3 भेद। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि संधि के कितने भेद, तो आप बताइएगा कि संधि के 3 भेद। अब लिखने वाले में आएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लिख दीजिएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब आता है कि विसर्ग संधि के बारे में हमको बताइए। एक एक करके मैं एक एक करके इसका एक एक करके मैं बताऊंगा। देखिए तो यहाँ पर लिखा है कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो विसर्ग संधि क्या होता है, तो स्वर वर्ण के साथ, देखिए स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल, स्वर्ण वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। देखिए स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण होना चाहिए, अर्थात स्वर वर्ण का अगर योग होने लगे तो आप क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। जब आपका संधि में दोनों पदों में स्वर का ही योग हो, स्वर का ही योग हो, मेल हो, तब इस विकार जो ये उत्पन्न होंगे, आप उस उत्पन्न वाले स्वर को, उत्पन्न होने वाले संधि को आप क्या कहेंगे, होने वाले संधि को आप स्वर संधि का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, स्वर संधि। जैसे ही देखिए देव, तो देव जोर आलय, तो देव में क्या लगा हुआ, यहाँ वो लगा है, तो वो, अब वो में क्या लगा हुआ, ओ, अर्थात आपका इसमें ओ जोर आ लगा हुआ है, ओ जोर आ लगा हुआ है, अर्थात दोनों में स्वर है। ओ आ जो है, ओ आ हर सही दीर्घ ई, ये स्वर वर्ण है। तो दोनों में देखिए क्या स्वर वर्ण है। तो अगर आपको पहचानने भी कहे कि कौन सा संधि है, निम्नलिखित में से दिए गए में से कौन सी संधि है, तो आपको बताना होगा। तो जैसे देव जोर आलय दिया या देवालय दिया, तो आपको विच्छेद करके बताना होगा कि कौन सी संधि है। तो आप कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले संधि विच्छेद कर लेंगे और इसमें वर्णों का योग देखेंगे कि कौन कौन से वर्णों का योग है। तो इनमें वर्णों का ओ जोर आ था, ओ जोर आ था। तो आपका ओ जो और आ था, तो ओ और आ किस में आता है, स्वर्ण में। तो स्वर, ये स्वर संधि का उदाहरण हो गया। और ये स्वर संधि को इसी तरह पहचाना जाता है क्योंकि ओ और आ का भी यहाँ लिखा हुआ है कि स्वर वर्णों में, स्वर वर्णों के साथ स्वर्ण का ही मेल होना चाहिए, स्वर का ही मेल होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा देव जोर आलय देवालय, सर्व जोर आहार, तो क्या होगा, सर्वाहार। तो यहां पर भी देखिए ओ और यहाँ क्या है, आ है। तो ओ और आ है, तो यहां भी जाकर के क्या मिला है, आ मिल गया, मतलब बन गया है। तो यहां पर ओ और यहां पर आ, तो ओ जोर आ बराबर आ, तो सर्वहार, सर्वहार। तो देखिए सर्व जोर आहार बराबर सर्वहार। अब आता है आपके पास व्यंजन संधि। क्या आता है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन संधि में देखिए क्या कहता है, व्यंजन वर्ण के साथ, देखिए व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण होना चाहिए। समझना है कि क्या होना चाहिए, स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार पैदा होंगे, जो उत्पन्न होंगे, उसे आप क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। कितना आसान हुआ व्यंजन संधि को समझाना और समझना कि व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन होना चाहिए, व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन होना चाहिए। अर्थात व्यंजन वर्ण में कौन कौन आते हैं, जो कि स्वर के सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वर के सहायता से बोले जाते हैं, वो आपका क्या आता है, व्यंजन कहलाती है। और व्यंजन में देखिए क्या है, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर हो,
व्यंजन वर्ण के साथ स्वर हो अर्थात व्यंजन भी हो और स्वर हो, या व्यंजन वर्ण भी हो अर्थात दोनों व्यंजन भी होगा तो के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे आप क्या कहेंगे? इस संधि को हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे जगत जोर इस, जगत जोर इस बराबर जगदीश, सम जोर कृत संस्कृत, सम जोर कृत संस्कृत। इस प्रकार से आपको व्यंजन को भी हमने जाने, व्यंजन को विसर्ग में भी देखिए क्या है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन हो, देखिए विसर्ग हो और उसके साथ क्या हो, चाहे तो स्वर हो जाए चाहे तो व्यंजन हो जाए। अब वर्ण का मिल, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता हो उसे ही आप क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे मनः जो रथ, देखिए विसर्ग आया, विसर्ग और जो रथ, यहां क्या हुआ? रो आया, ओ आया अर्थात स्वर आ गया। अर्थात यहां पर कहने का मतलब है सीधी सी बात जानिए कि विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ चाहे स्वर आए या व्यंजन आए, विसर्ग के साथ यदि स्वर आए या फिर व्यंजन आए और इनसे जो उत्पन्न होने वाले विकार होंगे, इनसे उत्पन्न होने वाले जो विकार होंगे उसे आप क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। मनः जो रथ बराबर मनोरथ, क्या होगा? मनोरथ। सरह जोर वरह, सरह जोर वरह, तो यहां देखिए सरोवरह, सरह जोर वरह बराबर सरोवरह। आप देखिए यहां पे विसर्ग लगा है और यहां लगा है व्यंजन। तो इस प्रकार से आपने तीनों को समझे। पहला समझिए, पहला आपको दिया है स्वर संधि। स्वर संधि में सीधी सी बात जानना है कि यदि दोनों स्वर का जो दो पदों का योग है, दोनों स्वरों में क्या होना चाहिए? दोनों जो पद है दोनों पदों में स्वर का ही योग होना चाहिए। यदि स्वर का योग उत्पन्न हो, स्वर का योग के साथ जो विकार उत्पन्न हो, कहने का मतलब यहाँ है कि स्वर वर्णों के साथ ही स्वर वर्ण का मेल होना चाहिए, स्वर वर्णों के साथ ही स्वर वर्णों का मेल होना चाहिए और इन्हीं मेल से जो विकार उत्पन्न होंगे उसे आप क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। दूसरा आता है व्यंजन संधि। दूसरा क्या आता है? व्यंजन संधि। व्यंजन वर्णों में, व्यंजन वर्णों के साथ चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, व्यंजन संधि में चाहे स्वर संधि हो या फिर व्यंजन संधि हो, इन दोनों का योग से जो विकार उत्पन्न हो उसे आप क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। विसर्ग संधि किसे कहेंगे? विसर्ग संधि तो पूरा आसान हो गया कि विसर्ग संधि में चाहे विसर्ग के साथ स्वर हो या तो फिर क्या हो? स्वर हो या तो फिर विसर्ग हो। नहीं, विसर्ग के साथ स्वर भी होना चाहिए या व्यंजन होना चाहिए। इनसे जो विकार उत्पन्न होंगे वो आपका विसर्ग संधि के अंतर्गत आएंगे। चलिए इसका उदाहरण भी आता है कि पहचानिए निम्नलिखित में से कौन सा संधि है, कौन सा संधि है। तो आपको अगर विसर्ग लगा हुआ मिले तो आप कह देंगे विसर्ग संधि है। चलिए बस अतः ध्यान देना है कि ये इधर नहीं, आपका संस्कृत में है ना, तो संस्कृत में लास्ट में विसर्ग है, लेकिन यहाँ पर देखिए शब्दों के खंड को तोड़ना है, शब्द को तोड़ करके आप लगाइएगा तभी जा करके पहचानिएगा। चलिए आगे जैसे चलते हैं कि स्वर संधि के भेद को जानना है। स्वर संधि के भेद को जानना है तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद है। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। तो चलिए स्वर संधि के 5 भेद को हम लोग जानते हैं। पहला जानिए दीर्घ स्वर। पहला क्या है? दीर्घ स्वर। दूसरा क्या है? गुण स्वर। तीसरा है यन स्वर। चौथा है वृद्धि स्वर और पांचवा है आयादी स्वर। देखिए सबसे पहले हमने पहले से जाने कि संधि क्या था। दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होते हैं वो संधि कहलाती है। संधि के भाई कितने भेद हो गए? संधि के आकर के 3 भेद हो गए। पहला भेद कौन हो गया? स्वर संधि। दूसरा विसर्ग संधि। तीसरा व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तीसरा क्या हो गया? विसर्ग संधि। फिर से देखिए स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब आता है स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि में क्या होता था? स्वर के साथ स्वर ही आना चाहिए और इनके योग से जो विकार उत्पन्न होते हैं वो स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। और व्यंजन संधि में क्या है? तो व्यंजन संधि में क्या है? व्यंजन के साथ स्वर हो
व्यंजन के साथ स्वर हो या तो फिर व्यंजन हो। अगर इनके योग से जो विकार उत्पन्न होते हैं वो व्यंजन संधि कहलाते हैं। इसके बाद विसर्ग संधि आता है। तो विसर्ग संधि में क्या हमने देखे कि विसर्ग के साथ क्या आना चाहिए, स्वर आए या तो फिर व्यंजन आए। इनके योग से जो आपका विकार उत्पन्न होंगे वो आपका क्या कहलाएंगे, वह आपका विसर्ग संधि कहलाएंगे। तो चलते हैं बच्चों आप लोग को आगे की ओर। जैसे अभी आपने देखे कि संधि में जो आपका 3 था, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, इसमें से इसके बाद हम लोग आते हैं किसमें, स्वर संधि के कितने भेद। तो स्वर संधि के 5 भेद, स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। देखिए वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो दीर्घ, गुण और यन, दीर्घ, गुण और यन, वृद्धि और अयादि, वृद्धि और अयादि, इनके बारे में मैं एक एक करके उदाहरण के साथ आप लोग के बीच मैं उपस्थित हूँ। तो एक एक करके आप इनके बारे में पहले जानने से पहले एक बार इसको उतार लीजिए, जिनके कारण आपको अच्छे ढंग से क्या होगा, समझने में आएगा। चलते हैं बच्चों। उसके बाद हम लोग, जैसे कि हम लोग जान रहे थे कि स्वर संधि में, स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, इन्हीं 5 भेदों के बारे में मैं जानूंगा। तो सबसे पहले एक आता है कि पहला आता है दीर्घ स्वर। तो सबसे पहले दीर्घ स्वर होता क्या है, दीर्घ स्वर कहते किसे हैं। देखिए मैंने यहाँ पर पूरा स्पष्ट समान शब्दों में लिखा हूँ कि 2 समान स्वर, 2 समान स्वर। 2 समान स्वर कहने का मतलब है कि दोनों स्वर ही है और दोनों समान हो, दोनों समान है और दोनों क्या है, समान स्वर है। देखिए दोनों समान स्वर वर्ण है और इन्हीं वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में दोनों समान वर्ण होते हैं और इन्हीं वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होते हैं उसे हम लोग दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने इसी में से कुछ आपको मतलब बताए हैं, जैसे यहाँ आ प्लस आ है, ये दोनों समान है, ठीक है। और जैसे फिर यहाँ पर देखिए ओ प्लस ओ बराबर आ है। इसी तरह आपका यहाँ देखिए आ प्लस आ मतलब आ है। मतलब मैंने यहाँ लिखा है कि 2 समान स्वर है, स्वर समान है, स्वर समान है कहने का मतलब ये देखिए स्वर वर्ण है और दोनों वह समान है। चाहे आपका दोनों स्वर हो, यहाँ पर लिखें और उसी में से आपका आता है ये सारा चीज़। इसमें से पूरा फंडा दिया गया, एक एक करके हम लोग समझते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग समझ पाते हैं। 2 समान स्वर के मेल, 2 समान स्वर के वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ध्यान देना है, अच्छे से समझ में आएगा। जब आपको समझ में आ जाएगा ना तो एक एक संधि विच्छेद को आप अच्छे ढंग से संधि को पहचान सकिएगा और संधि को संधि विच्छेद कर पाइएगा और संधि को विच्छेदों को योग बना सकते हैं, अर्थात आप उसे संधि बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक एक के कॉन्सेप्ट को अगर मैं समझाता हूँ और आपको समझ में आना चाहिए इस चीज़ को हम क्या बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि यहाँ पर ओ अजोर ओ बराबर आ होता है, ओ अजोर ओ बराबर आ होता है। तो ये आ का योग कहाँ है, आ कहाँ से टूटा हुआ, आ कहाँ पर लगेगा और कहाँ पर ये लग करके कि ये ओ कहाँ है और ये ओ कहाँ है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले लिखा है अधम, ओ धो मो, तो मो है तो मो जो बना हुआ है मो हलंत और ओ से बना हुआ है, तो ये ओ आया। और यहाँ अधम, यहाँ देखिए ओ। अब आप देखिए क्या दोनों का योग ओ है, इन दोनों का योग ओ है तो कहेंगे यस सर। जब दोनों ओ ओ अगर जुटा है तो यहाँ क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो आप इसको क्या लिखेंगे, अ ध मा धम लिखेंगे, यस आप इसको अधमाधम लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पर देखिए मो है तो यहाँ ओ है और यहाँ भी ओ है, तो दोनों का ओ का योग हुआ तो दोनों क्या लिखेगा, क्र, और दोनों जब जुड़ जाएगा आ हो जाएगा तो कर्मा अनुसार, नुसार, कर्मानुसार हो जाएगा। उसी तरह इसमें देखिए यहाँ ओ है और यहाँ पर आ है, तो आप क्या कहेंगे इसको,
परम अजोर अधीन, तो क्या कहेंगे? प्रा, पोरमाक, प्रा, यहां तक क्लियर हो गया, अधीन, पराधीन। उसी तरह यहां पर देखिए परम जोर अर्थी, यहां क्या है? ओ है और यहां आ है, तो आपका यहां ओ और आ मिल करके नहीं, यहाँ ओ ही, यहाँ ओ है और यहाँ भी ओ है, तो अर्थात यहाँ भी आ है, तो आप यहाँ क्या कहेंगे? परमार्थी, परमार्थी। हो गया। ये पहला नियम था, ये हम लोग का पहला नियम था ओ प्लस ओ का। अब यहाँ पर आता है ओ प्लस आ, ओ प्लस आ का। ओ प्लस आ में जब होता है कि ओ आ प्लस आ होता है, तब ये क्या हो जाता है? आ हो जाता है। ओ प्लस आ होता है तब आ हो जाता है। जैसे ये दोनों आया कहाँ पर है? तो याद देखिए गज, जो बना हुआ है वह जो हलंत और ओ है, तो ओ है और यहाँ पर देखिए क्या है? आ है, तो दोनों क्या हुआ? ओ जोर आ बराबर आ हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? गजानन, ग जा आ हो गया, याद देखिए जो में ही आ हो गया, और फिर नो और नो, गजानन हो गया। उसी तरह चित्र, त्रो, ओ आ रहा है, अजोर आलय, देखिए त्रो है, त्रो को आप उच्चारित कीजिए तो ओ आता है, तो ओ जोर आ बराबर आ, अर्थात चित्रालय, क्या हो जाएगा? चित्रालय। उसी तरह छात्र जोर आलय, यहां भी ओ है और यहां भी आ है, तो क्या कहेंगे? छात्र जोर आलय, तो हम क्या कहेंगे? छात्रालय, छात्रालय। उसी तरह छात्र जोर आवास, छात्र है और जोर आवास है, तो हम क्या बनाएंगे? छात्रावास, छात्रावास। ठीक है, ये क्या हो गया? छात्रावास। फिर आगे चलते हैं, जल जोर आशय, जल, यहाँ लो लगा हुआ है और यहाँ पर आ लगा है, तो लो जो है, लो में ओ आ रहा है, तो इसका ओ और इसका आ, तो क्या हो गया? आ, तो अर्थात आप क्या लगाएंगे? जल में आ लग जाएगा, यहाँ देखिए जला, जला हो जाएगा, और यहाँ पर लगा हुआ है सय, तो क्या लिखेंगे? जलाशय। उसी तरह मंगल, लो अर्थात ओ है, यहाँ भी ओ है और यहाँ क्या है? आ, तो ओ प्लस आ बराबर आ, तो क्या लिखेंगे? मंगलाचरण, मंगलाचरण, मंगलाचरण। देखिए ये आपका रहा मंगलाचरण। अब आता है मृत जोर आत्मा, तो यहां देखिए तो है, तो का उच्चारित कीजिए तो ओ आता है, तो मृत जोर आत्मा, तो मृत जोर आत्मा, तो मृत तो हुआ, ओ हुआ, तो ओ जोर आ बराबर आ, तो मृतमात्मा, मृत हो गया, ता मां, मृतमात्मा। देखिए मृत आत्मा, मृत आत्मा, मृत आत्मा। अब देखिए मर्म जोर आहत, मर्म जोर आहत, मर्माहत, ध्यान देखिए मर्माहत, मर्माहत, ये हम लोग का दूसरा कॉन्सेप्ट। अब आता है हम लोग का तीसरा कॉन्सेप्ट में, देखिए क्या है? तीसरा कॉन्सेप्ट में हमको दिया हुआ है कि आ जोर ओ हो जाता है, इसका मतलब एक तरफ पहला पद में आ होंगे तो दूसरे पद में ओ लगाना होगा, तब जाकर के ओ आ प्लस ओ बराबर आप उड़ेगा। जैसे सर यहाँ पर देखिए कदा अजोर अपी, तो दो आ का लगा हुआ है, अर्थात यहाँ पर क्या है? आ लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है? ओ लगा हुआ है, तो आ प्लस ओ बराबर आ लगा हुआ है, तो अब आपके पास क्या होगा? कदा, तो ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कदापि, कदापि, कदापि हो जाएगा। उसी तरह तथा अजोर अपि, तो क्या कहेंगे? तथा अपि, यहां पर भी ये आ जाएगा क्योंकि यहां पर ओ लगा है और यहाँ पे यहाँ आ लगा है और यहाँ पे ओ लगा है। चलिए उसी तरह यहाँ देखिए आ लगा हुआ है, यहाँ पे ओ लगा है, तो आप क्या कहेंगे? परीक्षा अजोर अर्थी, तो क्या कहेंगे? परीक्षार्थी, क्या कहेंगे? परी आक्ष, अच्छा आक्ष हो जाएगा, आंक लग जाएगा और थौ का दीर्घी का रेफ, परीक्षार्थी हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए इच्छा अजोर अनुसार, तो यहाँ पर आ है और यहाँ पर ओ है, तो इच्छा जोर अनुसार, तो क्या होगा? इच्छा अनुसार, क्या हो जाएगा? इच्छा, यहाँ खत्म हो गया, अब अनुसार लगा दीजिए, अनुसार, इच्छा अनुसार। उसी तरह यथा जोर अर्थी, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ? आ है और यहाँ पर क्या लगा है? ओ,
तो आ और ओ का योग से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आग लगा जाएगा। तो यथा जोर अर्थी, तो यथार्थी, तो यथार्थी ये हो जाएगा ना, यथार्थी। अब उसी तरह हम लोग, ये कौन सा रूल था, तीसरा रूल था। अगला आता है हम लोग के पास चौथा रूल है। चौथा रूल में कहता है कि जब समान स्वर हो, नहीं, जब आ प्लस आ हो जो, तब क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो आ प्लस आ बराबर आ। जैसे सर यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है और यहाँ पर भी आ है। तो अब इसका समझ जाइए कि दोनों तरफ यदि आ है तो वह समान शब्द है। तो आपका क्या हो जाएगा, विद्या अजोर आलय, विद्या जोर आलय। तो आप क्या कहेंगे, विद्यालय। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आ है और यहाँ पर भी आ है, तो दोनों का जब योग होता है तब क्या बनता है, आ हो जाता है। तब उसी तरह देखिए महा जोर आशय, तो महा आ हो गया और यहाँ पर आ हो गया, तो आ जोर आ बराबर आ होता है। तो यहाँ क्या हो गया, महाशय, महाशय, महात्मा, महा अजोर आत्मा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सिर्फ आ ये हट जाएगा, तो महात्मा। उसी तरह कला जोर आत्मा, तो क्या होगा, कलात्मा, कलात्मा, कलात्मक है ना, कला जोर आत्मक, आत्मक है। तो यह आ और यह आ, तो आ हो जाएगा, तो कला हो गया, आत्मक, तो कलात्मक। उसी तरह हम लोग का ये चौथे रूल के बाद हम लोग के पास कौन सा रूल आ रहे हैं, पांचवा रूल के पास। पांचवा रूल में क्या है, देखिए ये हम लोग का था दीर्घ स्वर में जब दो समान स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर में जब दो समान स्वर होते हैं, समान स्वर में देखिए ओ जोर ओ था और आ जोर आ था, दोनों जो स्वर है दोनों समान है, लेकिन ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। तो आपका जो ये सारा स्वर है, लेकिन स्वर में क्या है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ओ और यहाँ आ है, और यहाँ पर क्या है, आ और ओ है, और यहाँ आ जोर आ है। यहाँ ये चीज़ देखिए कि दोनों दो समान स्वर है, तो दोनों यदि समान स्वर है तब उनके मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहे होते हैं उसे आप किस नाम से कहेंगे, दीर्घ स्वर के नाम से जानेंगे। तो अब इसी में से आता है और एक, जैसे कि हर सही जोर हर सही, अब बराबर क्या हो जाता है, दीर्घ ही हो जाता है। हर सही जोर हर सही, अब बराबर क्या हो जाता है, दीर्घ ही। अब हम लोग जानते हैं कि ये हर सही है और ये भी हर सही है, तो दोनों तरफ के खंड में, दोनों तरफ में हर सही और हर सही ही होगा, और जब ये इनका योग बनेगा तब जाकर के वह दीर्घ ही बन जाएगा। तो कैसे, तो यहाँ देखिए कवि अजोर इंद्र, तो यहाँ देखिए हर सही लगा है और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हर सही। तो हर सही और हर सही होगा तो क्या बनेगा, दीर्घ ही। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे सर, तो हम लिखेंगे कविंद्र। क्या लिखेंगे, कविंद्र। तो देखिए वो में दीर्घ ही बन गया, क्या बन गया, दीर्घ ही बन गया। तो रविंद्र, तो इसका क्या लिखेंगे, वो में हर्षी का है, यहाँ हर्षी का है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, रविंद्र, रविंद्र, रविंद्र। उसी तरह इसमें क्या लिखेंगे, अति जोर ईव, तो क्या होगा, अतीत। देखिए अतीत हो जाएगा, ईव लगा हुआ है, यहाँ देखिए हर सही है और यहाँ भी हर सही, तो हम इसको क्या लिखेंगे, अतीत। क्या हो जाएगा, अतीव। अच्छा, अतीव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अतीव हो जाएगा। इसमें क्या कहेंगे, अति जोर ईत, तो अतीत, अतीत। देखिए हो गया। इस तरह से आपका संधि पूरा आसान हो जाएगा। कब, जब आपको अच्छे ढंग से सारा चीज कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा कि कौन कौन से स्वर मिल करके क्या बन रहा है। तो अब आप देखिए इतने सारे कॉन्सेप्ट के साथ अगर एक एक भी चीज का आपको दे देगा बनाने, तो आप अच्छे ढंग से क्या कर सकेंगे, संधि विच्छेद कर सकते हैं और आपका एक भी गलती नहीं होगा। अब आपका पूरा आसान हो जाएगा। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है इस तरफ, पांचवा नंबर हो गया, ये छठा नंबर आते हैं। तो देखिए छठे नंबर में हम लोग को क्या दिया रहा है, छठे नंबर में कह रहा है कि हर सही और दीर्घ ही जब होगा तब क्या होगा, दीर्घ ही होगा। हर सही अजोर दीर्घ ही बराबर दीर्घ ही, अर्थात एक तरफ का जो पद में है हर्षी का है और दूसरे तरफ में दीर्घ ही है। जब हर सही और दीर्घ ही मिलेगा तो उसके स्थान पर कौन आ जाएंगे, दीर्घ ही। तो कैसे सर, तो गिरी अजोर इस, तो अब इसको कैसे बनाएंगे सर, तो देखिए रो में हो जाएगा दीर्घी का,
गिरी हो गया और यहाँ पर लगा देना है सो, तो क्या होगा गिरीश। और जब भी आपको गिरीश का कहेगा संधि विच्छेद कीजिए, तब आपको क्या कहेंगे, आपको कहना पड़ेगा सर कि आपको जो कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा कि जब हर्षी का हो और दीर्घी का हो तो हमको क्या लग गया, दीर्घिक लग गया। अब यहाँ पर देखिए कवि अजोर ईश्वर, तो आप क्या कहेंगे, कवीश्वर। क्या कहेंगे, कवीश्वर। देखिए कवीश्वर, देखिए कवीश्वर हो गया। अब आता है ऋषि। देखिए ऋषि अजोर ईश, ऋषि अजोर ईश, तो क्या हो जाएगा ऋषिस। देखिए क्या हो जाएगा, ऋषिस हो जाएगा। तो आपको देना होगा री, और इधर से सौ दीर्घिक हो जाएगा और इधर से तालब से हो जाएगा ऋषिस। और अधि अजोर ईश, तो क्या हो जाएगा अधीश। क्या हो जाएगा, अधीश हो जाएगा। और अधो में दीर्घी का और इधर से तालब से, तो अधीश हो जाएगा। उसी तरह रूल नंबर हम लोग छठा के बाद आते हैं रूल नंबर सातवां में। रूल नंबर सातवां में इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि दीर्घई अजोर हर सही, दीर्घई जोर हर सही अब बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घई। अर्थात कहने का मतलब है कि एक तरफ वाले में आपका क्या आ जाएगा, देखिए हमको लगता है कुछ गलती हुआ है। अच्छा नदी, यहाँ पे गलती हुआ है, नदी। चलिए ठीक है, ठीक है। अगर रवि लिखे, चलो इसको हटा देते। देखिए अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दीर्घई अजोर हर सही अब बराबर क्या हो गया, दीर्घई। अर्थात नदी अजोर इंद्र, तो क्या हो जाएगा, नदींद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नदींद्र हो जाएगा। अर्थात आप इसको क्या लिखेंगे, दीर्घई ही लगा हुआ रह जाएगा, नौ दींद्र, आधा नौ अप्र द्रो, नदींद्र हो जाएगा। महती अजोर इच्छा, तो दीर्घी का है और हर सही का है, तो क्या लिखेंगे, महती इच्छा, मह तिक्षा। देखिए अब देखिए गौरी जोर इंद्र, तो यहां पर दीर्घई है और यहां पर हर सही है, तो आप क्या कहेंगे, गौरींद्र, गौरींद्र। देखिए अब इस प्रकार से हम लोग का सातवां रूल खत्म हुआ। आठवां रूल में देखिए क्या है, आठवां रूल में है कि दोनों का जो स्वर है, दोनों समान स्वर है, दीर्घई अजोर दीर्घई अब बराबर दीर्घई। तो हम क्या कहेंगे, मही जोर ईश्वर, तो आप क्या लिखेंगे, महेश्वर। क्या लिखेंगे, महेश्वर, दीर्घई हो गया, आधा तालब से पूरा वो और रो, महेश्वर। उसी तरह यहाँ पर दिया है सती जोर ईस, तो क्या हो जाएगा, सतीश हो जाएगा, सतीश। देखिए सतीश हो गया। नदी जोर ईस, तो क्या लिखेंगे, नदीस। क्या लिखेंगे, नदीस लिखेंगे। उसके बाद रजनी जोर ईस, तो क्या लिखेंगे, रजनीश। क्या हो जाएगा, रजनीश, रजनीश हो गया। ये हम लोग का आठवां नंबर रूल है। अगर आपको ये समझ में आने लगेगा तो आप लोग इसको अच्छे तरह से बनाने लगिएगा। उसके बाद आता है हरसहु अजोर हरसहु बराबर दूरगऊ। अब देखिए हरसहु जोर हरसहु बराबर दूरगऊ, इसमें क्या है कि दोनों खंड जो हैं, दोनों खंड का पहला खंड का लास्ट वाला और दूसरे खंड वाला का पहला वाला, दोनों का योग होकर के क्या बन जाएगा, दूरगऊ बनेगा। तो इसमें क्या होगा, वधु अजोर उदय बराबर क्या होगा, वधु उदय। क्या लिखेंगे, वधु, वधु दय, दो और यो, वधुदय। भानु जोर उदय बराबर दूरगऊ, हरसहु जोर हरसहु बराबर दूरगऊ, तो लिखेंगे भानु, भानुदय, भानुदय हो गया। कटु जोर उक्ति, तो क्या हो जाएगा, कटुक्ति। क तो में दे देंगे दुर्गु का
और कोत्तो का हर्षी का उक्ति कटुक्ति। उसी तरह सुज और उक्ति बराबर सूक्ति, क्या हो जाएगा सूक्ति, सु में लग जाएगा दुर्गु का और कोत्तो का सूक्ति। उसी तरह आपका हो जाएगा इस तरह चारों जिस तरह बनाए इसी तरह आपका बन जाएगा। ये 9वां नंबर था, ये 10वां नंबर में हर्षहु जोड़ दुर्गऊ का जब होगा, हर्षहु जोड़ दुर्गु का जो होगा वो जा कर के दुर्गु को हो जाएगा। जैसे लघु जोड़ उर्मी बराबर लघुर्मी, क्या लिखेंगे लघुर्मी, 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 लघुर्मी हो जाएगा। गुरु जोर उर्मी तो गुरुर्मी हो जाएगा। गुरुर्मी, गुरुर्मी हो जाएगा। इसी तरह आपका नीचे जो दिया गया है आप ज़रूर कमेंट करेंगे बना करके कि सर हमसे बन जाता है और हम पूरे बना लेते हैं। लेकिन इसमें जो दिया गया है ये 2 गो आपका सूत्र ही है, देखिएगा वायु जोर ऊर्ध्व जो लिखे हैं वायु ऊर्ध्व हो जाएगा, सिंधु जोर उर्मी बराबर सिंधुर्मी हो जाएगा। और 2 गो रूल ही दिए हैं इसमें, एक होता है 11वां और एक 12वां। 11वां और 12वां जो है ये आप इनके दोनों के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उदाहरण दे दूंगा, आप इनके उदाहरण को आप ज़रूर देख लीजिएगा और अपने फेर में आप अच्छे से बना लीजिएगा। जब आप इसको उतारिएगा या बनाइएगा तो आप इसके नीचे डिस्क्रिप्शन को जैसे छूइएगा तो बहुत तरह का आपको नीचे लिंक मिलेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां छठा सातवां आठवां तक का आपको लिंक मिलेगा इस डिस्क्रिप्शन में। और उसी डिस्क्रिप्शन के नीचे में आपको इन सारे रूल को दिया भी रहेगा, आप देख लीजिएगा। और ये दोनों का 11th और 12th का दोनों का हम एग्जाम्पल दे देंगे, मतलब इसका वो बना कर दे देंगे, आप वहाँ से भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों आज का आपको क्लास कैसा लगा आप ज़रूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और पढ़ने वाली छात्र छात्राओं तक क्या करेंगे शेयर करेंगे। मिलते हैं आपको 9th लेक्चर में। आज इस वीडियो से मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ।